यहाँ हम IF ज्ञात करने का लिए रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5 को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो रोल नंबर 1 से देखो रोल नंबर 1, 2 और 3 इसके अंदर तो हमने समझा था कि क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, हमने आइडेंटिटी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। लेकिन रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5 इनके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है। कैसे क्वेश्चन को देख के हम नहीं बता सकते कि ये रोल लगेगी या नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो 1 से 3 में तो आपको पता चल जाएगा कि लगाना है या नहीं लगाना। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप क्या करना, रोल नंबर 4 या 5 दोनों में से कोई ना कोई एक रोल लगाना है आपको। लेकिन इन दोनों में से कौन सा लगेगा उसका पता हमें कैसे चलेगा, तो उसका पता चलेगा हमें इससे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आता है तो आपको रोल नंबर 4 लगाना है। यदि आपको फंक्शन ऑफ y मिलेगा तो रोल नंबर 5 लगाना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको चेक करना ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो यथातथ है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको फंक्शन ऑफ यहाँ पे m का आंशिक अवकलन करना पड़ेगा y के सापेक्ष। तो ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर इसको बराबर चेक करना आपको कि n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष, ये आपको चेक करना पड़ता है। यदि ये बराबर होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होता तो आपको IF ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपको इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा और इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी दोनों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब आपको यहाँ पे करना क्या, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या करना है, इसका डिफरेंस देखना है। यहाँ पे देखो m वाले में से n वाला माइनस कर रहे हैं और इसमें क्या है n वाले में से m वाला माइनस कर रहे हैं। अब आप देखो यदि मैं 3 में से 4 घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -1। अब मैं 4 में से 3 घटाता हूँ तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। चेंज क्या आ रहा है, केवल माइनस का ही तो चेंज आ रहा है और तो कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो इससे काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसके आगे माइनस लगा के इसको यूज में ले लेंगे। तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को ये दोनों क्या है, एक जैसे फॉर्मूले, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कोष्टक है इसके बाहर भी कुछ लिखा हुआ 1/n और इसके अंदर इसके बाहर में लिखा हुआ 1/m। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे आप देखो जिसको हम माइनस करेंगे वही नीचे आएगा और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वही फंक्शन बनेगा। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे भी आप नीचे वाले में देख सकते हो हमने माइनस किया m वाला फंक्शन, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ रहा है, n आ रहा है और इसके नीचे क्या आ रहा है, y। तो ये y वाला यहाँ पे बना y फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि आपको फंक्शन ऑफ x मिलेगा तो आप ये यूज में लेना और फंक्शन ऑफ y मिलेगा तो आपको ये यूज में लेना। और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि IF ये नहीं होता, IF हमें यहाँ पे मिलता है। IF का मान मिलता है e की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो भी फंक्शन मिलेगा उसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे और y का फंक्शन है तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से हम IF ज्ञात करेंगे। तो ये जो रोल नंबर 4 है ये इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि एपक्स किस तरह से आता है। और रोल नंबर 5 के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 11 सोल्व करेंगे। तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि एपक्स किस तरह से हमें मिलता है वहाँ पे। तो हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 को पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे और इससे हम इनको समझेंगे कि किस तरह से हम रूल को यूज में लेंगे। तो हम सोल्व करते हैं हम अब एग्जाम्पल नंबर 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एग्जाम्पल नंबर 10 और हम इसको सोल्व करना चाहते हैं यथातथ अवकल समीकरण की सहायता से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मानक रूप में है या नहीं। तो वो मानक रूप इस तरह से होता है m dx प्लस n, यहाँ पे प्लस है, प्लस n dy इक्वल टू 0। ये इस रूप में है क्या, इसमें ये जो रूप है इसमें क्या है, 1 बार dx है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 बार dx है और इसके साथ में एक फंक्शन लिखा हुआ, तो ये m के स्थान पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो एक dy होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक dy है और इसके आगे एक फंक्शन होना चाहिए, तो ये n के स्थान पे यहाँ पे ये फंक्शन आ चुका। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है। तो मानक रूप में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मानक रूप में बदल देते हैं। लेकिन ये तो पहले से मानक रूप में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये यथातथ है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m डैश का मान मैंने ये लिख दिया और n डैश का मान ये लिख दिया। ये कैसे लिखा है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये इस रूप में m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। लेकिन यही रूप में आगे भी यूज में लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। आप जरूरी नहीं है आप डैश लगाओ, मैंने डैश लगा दिया। तो यहाँ पे आप इससे तुलना करोगे तो m डैश के स्थान पे आपको ये दिख रहा है तो मैंने m डैश का मान ये लिख दिया और n डैश के स्थान पे आपको ये दिख रहा है तो मैंने इसका मान ये लिख दिया n डैश का मान। तो इस तरह से मैंने m डैश और n डैश का मान यहाँ पे रख दिया। और ये कभी भी एग्जाम के अंदर आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि m डैश ये है और n डैश ये है। आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने m डैश x प्लस n डैश y इक्वल टू 0 से तुलना किए, उसके बाद आपको ये मिला है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं केवल आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा करना पड़ेगा, जैसे मैंने पीडीएफ में लिखा है एग्ज़ाम में आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये मिल चुका। अब हम चेक करेंगे कि ये यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे, हमें m का आंशिक अवकलन करना पड़ता है y के सापेक्ष, और ये बराबर होना चाहिए n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष। अब यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे भी हम डैश लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो हमें इसकी ज़रूरत हो तो हमने यहाँ पे ये प्राप्त कर लिया। हमें यहाँ पे n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष चाहिए, तो ये भी हमने प्राप्त कर लिया। अब आप देख सकते हो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है। अगर ये जो हमारा क्वेश्चन है ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है, तो हम आयफ ज्ञात करके इसको यथातथ में बदलेंगे। तो आयफ ज्ञात करने का पहला सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। तो पहला नियम क्या है कि हमें dx के 2 पद मिलने चाहिए और dy के भी दो पद मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हो dy के 2 पद तो आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन dx के यहाँ पे 3 पद है, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 यहाँ पे यूज में लेते हैं। रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है कि समघात होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो y की घात कितनी आ रही है 1, यहाँ पे y की घात कितनी आ रही है 3, यहाँ पे x की घात कितनी आ रही है 2। तो यहाँ पे देखो घातें बदल रही है, सेम घात नहीं है। समघात का मतलब सभी जगह पूरे क्वेश्चन में घातें बराबर होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे नहीं लगेगा। रूल नंबर 3 को चेक करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इधर जितने पद होंगे dx में, dy में भी उतने ही पद होने चाहिए। तो dx में 3 पद है, y का, y की क्यूब और x की क्यूब। तो इस साइड में 3 पद है। और dy के अंदर चेक करेंगे, dy में कितने पद है, x और x y की पावर 2, 2 ही पद है यहाँ पे। तो इस साइड में तो 2 पद है, दोनों बराबर नहीं है, तो रूल नंबर 3 भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो रूल नंबर 4 या 5 दोनों में से एक लगेगा। तो रूल नंबर 4 और 5 दोनों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये आंशिक अवकलन इनका डिफरेंस देखेंगे। तो इनका अंतर देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, इसका अंतर देखा। यहाँ पे देखो मैंने इसमें माइनस किसको किया, n को माइनस किया है। तो मैंने यहाँ पे n से डिवाइड भी करना है, और n से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, m में से n को माइनस कर दिया, क्योंकि रूल नंबर 4 है। तो रूल नंबर 4 मैंने पहले अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे ये करके देखा। और इसको किससे डिवाइड करना है, n डैश से। तो यहाँ पे n डैश से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो n डैश का मान हमारे पास ये है, तो मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया। क्योंकि देखो 1/4 नीचे था, तो ये क्या चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि डिवाइड में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, x का फलन मिलना चाहिए। यानी कि इस साइड में हमें कहीं पे भी y नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y आ रहा है, तो ये कैंसिल होना चाहिए। अगर कैंसिल हो जाता है तो रूल नंबर 4 लग जाएगा। अगर यहाँ से y नहीं हटेगा तो फिर हमें रूल नंबर 5 चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये y तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x आ गया हमारे पास, यानी कि x का फलन आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इसको इस तरह से कि हमें यहाँ पे यदि इसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/x। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/x मिलेगा। तो ये 3/x मिला है। और ये किसका फलन है, ये तो x का फलन है, क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं। तो ये x का फलन है, तो हमने लिख दिया कि ये f(x) हमारे पास। अब f(x) हमें मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका आयफ ज्ञात करेंगे। आयफ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि हमें e की पावर में f(x) का इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर में f(x) का इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्योंकि हमारा जो फलन है x का फलन है, तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे f(x) का मान रखोगे 1 ये x 3/x, तो यहाँ पे 3/x रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ये 3 log x। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इस तरह से आएगा, e की पावर 3 log x। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखो लॉग प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो log x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी गुणा में होता है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे x की पावर 3 हो गई। और जब भी e की पावर में log आता है तो e से log हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3। तो यहाँ पे IF का मान क्या आ गया, x की पावर 3 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम IF से गुणा करेंगे। ध्यान रखना जो हमारा क्वेश्चन है इस रूम में होना चाहिए, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तब हम IF से गुणा करते हैं। अगर नहीं होता तो हम इस रूम में बदलते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ऑलरेडी इसी रूम में, तो हम क्या करेंगे, IF से इसको गुणा कर देंगे। तो हम गुणा करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगी। देख सकते हो आप, मैंने इसको x की पावर 3 से गुणा कर दिया पूरे क्वेश्चन को। तो अब ये क्वेश्चन इस रूम में बदल चुका है। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन इस रूम में बदल चुका है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे वापस कि ये जो आया है ये यथातथ है या नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 1 के अंदर तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि यथातथ में बदलेगा, लेकिन रूल नंबर 2, 3, 4 और 5 इसके अंदर हम बता नहीं सकते हैं कि यथातथ बना या नहीं बना। IF से गुणा करने के बाद भी हमें चेक करना पड़ता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये यथातथ में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, m dx एंड dy। तो हमें m का मान मिलेगा, यहाँ पे देखो dx के साथ में है m
और डी वाई के साथ में एन, तो हमने एन को इस तरह से नोट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एम डैश और एन डैश क्यों लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे भी एम और एन यूज में लूँगा तो यहाँ पे सेम हो जाता है। ये यहाँ पे भी एन और एम करता तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाते, इसलिए मैंने अलग अलग किया। यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया और इस साइड में मैंने क्या कर दिया, एम और एन ले लिया। तो यहाँ पे एम और एन का मान हमारे पास ये है और इसको यथातथ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे एम का वाई के सापेक्ष, ये बराबर आना चाहिए। आंशिक अवकलन करेंगे एन का एक्स के सापेक्ष, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो ये यथातथ होगा। तो चेक करते हैं मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एम और एन का मान ये आया था और हम इसको चेक करेंगे कि ये यथातथ है या नहीं है। तो यथातथ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एम का आंशिक अवकलन करेंगे और एन का भी आंशिक अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। अगर आप इनका आंशिक अवकलन करोगे इन दोनों का, इसका वाई के सापेक्ष और इसका एक्स के सापेक्ष, तो आपको मिलेगा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पे इसका मान भी आपको ये मिलेगा और इसका मान भी आपको ये मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये दोनों मिला है बराबर। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये यथातथ अवकल समीकरण है। जो हमने चेंज किया था, चेंज करने के बाद जो हमें मिला वो क्या मिला, यथातथ अवकल समीकरण हमें मिल चुकी है। अब यथातथ अवकल समीकरण है तो इसका मतलब यह क्या है, ये एम और एन किसके हैं, यथातथ अवकल समीकरण के ही तो है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का जो तरीका क्या है, p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू सी, ये होता है इसका हल। तो हमें p ज्ञात करना है, तो p का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। तो p का सूत्र होता है ये कि हमें m का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। हमारे पास m क्या है, ये है, इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे y आ रहा है तो फिर y का क्या करेंगे, तो y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, अचर मान लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यदि आप एग्जाम में सोल्व करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमने y को कांस्टेंट माना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमें y को कांस्टेंट मानना है और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो हमें मिलेगा p का मान ये। अब देखो p का मान तो हमने प्राप्त कर लिया है। p के मान के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ y ज्ञात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ y का सूत्र लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो हमने ये लगा दिया फंक्शन ऑफ y का सूत्र यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन ऑफ y का सूत्र होता है ये इस तरह से, n माइनस p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष, ये y के सापेक्ष। तो यहाँ पे आप देखो इसका मान आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मान 0 कहाँ से मिला। मैंने तो इसको सोल्व ही नहीं किया। यहाँ पे देखो n का मान ये है, इसमें से आपको इसका आंशिक अवकलन करना है, फिर माइनस करना है, फिर आपको 0 मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ये डायरेक्ट वाला कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना है, n का मान चेक करना है। n का मान हमारे पास ये है, इसमें जहाँ पे भी x है वो वाला पूरा पद यहाँ से हटा दो आप, यानी कि उसको 0 से गुणा कर दो। ये वाला पूरा पद के अंदर x आ रहा है तो हम इसको 0 कर देंगे यहाँ से, तो ये हट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो इसमें x आ रहा है तो ये वाला पूरा पद यहाँ से, इसको पूरा को यहाँ से हटा देंगे, इसको 0 कर देंगे यहाँ से। तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 और यहाँ पे क्या मिला 0 प्लस 0। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिला 0। तो n का मान यहाँ पे क्या मिल गया हमें 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पे, इसका मान डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पूरा मान हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है। 0 मिल गया तो हम यहाँ पे 0 करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट सी लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट सी यहाँ पे नहीं लगाया। यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन के बाद में कांस्टेंट C1 यहाँ पे नहीं लगाया। ये क्यों नहीं लगाया, इसका रीज़न है कि जो हम आंसर लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। तो ये यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया, इसलिए हम यहाँ पर और यहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर होता है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे p और फंक्शन ऑफ y इनको ऐड करना है और c के बराबर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ y ये तो क्या है 0, तो ये तो हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, p को c के बराबर करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो p का मान हमारे पास ये है, इसको हम c के बराबर में करेंगे। तो जैसे आप इसको c के बराबर में करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर ये आंसर है, इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 4 है। तो हम इसको हटा सकते हैं 12 से गुणा करके। तो मैं इसको 12 से गुणा कर देता हूँ यहाँ पे। तो यदि आप इसको 12 से गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हट जाएगा, यहाँ पे भी 12 हट जाएगा और यहाँ पे 12 सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 12 सी है, यहाँ पे इसको मैं नया कांस्टेंट मान सकता हूँ के। तो मैं इसको नया कांस्टेंट मैंने यहाँ पे के मान लिया, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन के अंदर हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास अचर था तो हमने इसको नया अचर मान लिया। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।